पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं साइंस जीके ट्रिक्स पार्ट 1। दोस्तों, इसमें 20 प्रश्न है और 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में फंस जाते हैं। आप इन प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाती है, सस्पेंशन बन जाती है, जिसके वजह से ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, मुक्त रूप से गिरना केवल खाली स्थान में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल खाली स्थान में संभव है। देखिए दोस्तों, मुक्त रूप से गिरेगा यानी कि कोई विरोध ना हो। अगर कोई विरोध ना हो, जब मुक्त रूप से कोई गिरेगा यानी कि कोई विरोध ना हो, अर्थात हवा भी ना हो। क्या? अर्थात हवा भी ना हो, अर्थात निर्वात हो। क्या हो? निर्वात। निर्वात यानी कि वैक्यूम, वैकम्स यानी कि शून्य हो। क्या हो? शून्य। ठीक, यानी कि मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है खाली स्थान में, डॉट डॉट। तो मुक्त रूप से गिरना यानी कि कोई विरोध ना हो। जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरे तो उसके बीच में कोई विरोध ना हो, अर्थात हवा भी ना हो, केवल निर्वात हो, वैकम्स हो यानी कि शून्य हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, निर्वात। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव कहां है? निर्वात में। क्या है? निर्वात में है। लेकिन दोस्तों, यदि निर्वात के बाद हवा होता है, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन ए वातावरण, बी वायु, सी समुद्र, डी निर्वात, तो निर्वात अगर नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आपका आंसर जो है क्या होगा? बी वायु होगा यानी कि हवा होगा। अगर निर्वात रहेगा तो आपका पहला ऑप्शन यानी कि सबसे सही उत्तर जो है क्या है? वो निर्वात होगा। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ऐसे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप तो पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो यहाँ तो समय निकालना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल होता है, स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटा में चाल यानी कि स्पीड होता है। तो आप यहाँ देखते हैं कि दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। और समय कितना है? चाल इसकी कितनी है? तो 700, उसकी जो चाल है यानी कि गति है वो कितना है? 700 मीटर सेकेंड। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब है कि ये किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 7000 मीटर। तो इसको जब हम कटा देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 10, यानी कि ये मीटर मीटर कट गया तो 10 सेकेंड। यानी कि ध्वनि तरंगे 700 मीटर प्रति सेकेंड
कि ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा 10 सेकेंड में क्या करेगी, तय करेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए 10 सेकेंड। यानी कि आप सीधे लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा में चाल। ठीक है, इस पे आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्वनि तरंगे 700 मीटर प्रति सेकेंड, ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा 10 सेकेंड में तय कर लेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। जब मेंडेलीफ ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडेलीफ ने अपना काम शुरू किया, तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो देखिए दोस्तों, आप साइड में देख रहे होंगे कि सबसे पहले इसको डोवेरियन जो है वो 1829 ईस्वी में, ट्रिडियस, यानी कि उस समय जब डोवेरियन ने जब इस पे काम शुरू किया था तो उसमें कोई भी तत्व नहीं था। और नंबर 2 में आपको न्यूलैंड ने जब एक्टेव्स, यानी कि न्यूलैंड ने जब 1863 ईस्वी में, जब काम शुरू किया तो उस समय 56 तत्व थे। तीसरे नंबर पर मेंडेलीफ ने 1869 ईस्वी में एटॉमिक यानी कि परमाणु भार पर उसने, जब मेंडेलीफ ने अपना काम शुरू किया तो उस समय 63 तत्व थे। और चौथे में आपको जो था वो क्या, मोसले ने एटॉमिक नंबर पर काम किया तो उस समय मोसले जो था 1913 ईस्वी में काम शुरू किया था। उस समय 114 तत्व थे। फिलहाल 3-4 तत्व और बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए 63। अगर आपको इसमें आपको 4 प्रश्न बन गया। पहला तो ये कि मेंडेलीफ ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व थे, तो आप बता सकते हैं कि मेंडेलीफ ने 1869 ईस्वी में परमाणु भार पर काम किया, उस समय 63 तत्व थे। और अगर प्रश्न ये आ जाएगा कि डोवेरियन ने कब किया, उस समय कितने तत्व थे, और उसके बाद में न्यूलैंड ने कब काम शुरू किया, उस समय कितने तत्व थे, मोसले ने कब काम शुरू किया, उस समय कितने तत्व थे, तो आप इन सभी प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो देखिए दोस्तों, परमाणुकता जो होता है, एक तरह से मैं आपको सपोर्टेड बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये तत्व हो गया और इधर आपको परमाणुकता यानी कि, तो देखिए दोस्तों, उसमें जितने मतलब कि यहाँ देखिए O2 यानी कि ऑक्सीजन है, तो इसकी परमाणुकता जो होगा 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ओजोन है, O3 है, तो इसकी परमाणुकता जो होगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि N2 या नाइट्रोजन है, तो इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको ये हीलियम है, तो इसकी परमाणुकता 1 हो जाएगा। तो यानी कि जिसकी उस तत्व की जितनी संख्या होगी उतना ही उसका परमाणुकता होगा।
लेकिन यहाँ प्रश्न है कि फास्फोरस का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से ये जानते हैं, आप ये जान लीजिए कि फास्फोरस जो है, ये फास्फोरस ये दो प्रकार के होता है। एक जो होता है रेड फास्फोरस, क्या होता है, रेड फास्फोरस, है ना, जिसका मतलब कि परमुक्ता जो होता है वो 4 होता है। और एक होता है सफ़ेद यानी कि वाइट, WITE, वाइट, यानी कि जिसकी परमाणुकता जो होता है वो 2 होता है। तो देखिए आप इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं। यहाँ प्रश्न है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो देखिए फास्फोरस की परमाणुकता, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा, यानी कि चतुर्य परमाणविक के, चतुर्य परमाणविक, यानी कि उसकी परमाणुकता जो है वो 4 है। लेकिन आप कहिएगा कि यहाँ P बराबर 2, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस जो है उसकी तो परमाणुकता 2 है, तो 2 होगा। तो देखिए दोस्तों, अधिकांश जो है फास्फोरस जो है वो लाल फास्फोरस के रूप में ही पाया जाता है। इसीलिए अगर इसमें द्विपरमाणिक और चतुर्परमाणिक दिया गया है तो यहाँ आपका सही उत्तर जो है वो सी होगा। लेकिन अगर चतुर्थ नहीं भी रहेगा, अच्छा अगर आपको पूछ लेगा कि सफ़ेद फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, तो उस स्थिति में आप 2 लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपको स्थिर ऊर्जा और प्लस आपको गतिज ऊर्जा। क्या होता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थिर ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा। तो आपका प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यांत्रिक ऊर्जा इधर है और इस गतिज ऊर्जा इधर प्लस में है, प्लस में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा। अगर यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगा तो स्थिर ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, और अगर गतिज ऊर्जा निकालना हो तो गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा और माइनस स्थिर ऊर्जा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी है, स्थिर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बतला देता हूँ कि जब किसी वस्तु में क्या होगी, गति होगी। जब किसी वस्तु में गति होगी तो अगर उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अगर किसी वस्तु में अगर स्थिति होगी, अगर कोई वस्तु स्थिति में होगी, मान लीजिए कोई वस्तु अगर स्थिति में होगी, तो स्थिति में होगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिर ऊर्जा होगी। क्या होगी, स्थिर ऊर्जा। लेकिन तो आप कहिएगा कि यदि किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी। तो यहाँ तो गतिज ऊर्जा ऑप्शन में है नहीं, यांत्रिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं है। तो आप तो उस स्थिति में कहिएगा कि इनमें से कोई नहीं है और इनमें से कोई नहीं मारकर ऑप्शन चले आइएगा, और आपका ये प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, यांत्रिक ऊर्जा। मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 में बताया हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा,
स्थित ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो अगर मान लीजिए यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा में अगर स्थित ऊर्जा 0 भी है और गतिज ऊर्जा कुछ भी है, मान लो 5 है, 10, 15, 20 जो भी है, तो उस स्थिति में आपको तो गतिज ऊर्जा कुछ तो कुछ है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। भूल कर भी इनमें से ये ना मारिएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक पथ पर वक्र गति करता है तो इस गति को खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी है, वक्र रेखीय गति। तो देखिए दोस्तों, कोई भी पिंड रूपांतरित गति से एक पथ पर वक्र गति से करता है तो हम जानते हैं कि वक्र गति ऐसे होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपको क्या हो जाएगा, डी, वक्र रेखीय गति। लेकिन हम आपको ये बतला दे रहे हैं कि सरल रेखीय। तो देखिए दोस्तों, आप कम से कम इस ऑप्शन के बारे में भी जान लीजिए। सरल रेखीय यानी कि एक सरल रेखा में यानी कि सीधी लाइन में अगर कोई गति होती है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। और सरल आवर्त गति, तो देखिए दोस्तों बी ऑप्शन जो है, पूरे ब्रह्मांड में सरल आवर्त गति नहीं होती है। अगर कोई पूछेगा कि कौन सी ब्रह्मांड में कौन सी गति नहीं होती है, तो सरल आवर्त गति ब्रह्मांड में नहीं होती है। और तीसरा आवर्ती गति, तो देखिए दोस्तों आवर्ती गति जो है वो घड़ी की सुई जो है और आवर्ती गति के रूप में घूमती है, एक जगह से फिर वापस बार बार उसी जगह पर आ जाती है, बार बार उसी जगह पर आ जाती है, तो वो आवर्ती गति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी, हैचलिंग। देखिए दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। अब कोडलिंग, तो देखिए दोस्तों जो कोडलिंग है वो कीट के बच्चे को कहा जाता है। किसके, कीट के बच्चे को कहा जाता है। कीट के बच्चे को कोडलिंग कहा जाता है। अब गोसलिंग जो है वो किसके बच्चे को कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों हंस के बच्चे को कहा जाता है। और फिंगर लिंग जो है वो आप मछली तो जानते होंगे, तो मछली के बच्चे को फिंगर लिंग कहा जाता है और मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों प्रश्न देखने में बहुत आसान है। 1 kW यानी कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चीज़, साधारण सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि किलोवाट यानी कि इसका जो होता है क्या होता है, पावर यानी कि शक्ति। तो पावर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, W बटा में पावर बराबर क्या होता है, यानी कि W बटा में T यानी कि वाट बटा में समय। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाट का यानी कि जूल बटा में सेकेंड। ठीक है, पावर यानी कि शक्ति बराबर W बटा में T यानी कि जूल बटा में सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ आपका प्रश्न ये आता है कि 1 किलोवाट, तो देखिए इसको निकालने के लिए बहुत साधारण चीज़ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं 1000 और गुणे W बराबर यानी कि क्या हम बताए थे, जूल बाई सेकेंड। ठीक ना। तो देखिए दोस्तों ये 1 के 1 हो गया, ये किलोवाट 1000 में बदल दिए और W को J/S। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 होगा और ये आपका जूल सेकेंड
प्रतीक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है आपका क्या है? सही है। तो इस तरह से आपको जब भी परीक्षाओं में आएगा, आप पे 1 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट जितना भी होगा, आप उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि 1 किलोवाट यानी कि इसमें एच लगा गया है, 1 किलोवाट प्रति घंटे यानी कि आवर। तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या करिएगा, बस उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ 1000 हो जाएगा होगा। यहाँ आपको W का मान जूल बाई सेकेंड हो जाएगा। अब H, तो H है, तेज पे क्या करिएगा दोस्तों, H यानी कि आवर। 1 घंटे बराबर कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऐसे 36 गुणे 10 पर पावर, ये 2 0 3 0 5 0 और जूल, ठीक ना, जूल हो जाएगा आपका, क्योंकि सेकेंड ख़त्म यानी कि जूल। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कभी कभी आपका ऑप्शन ऐसे दिया हो, यानी कि 3.6 गुणे 10 पर पावर 6 से, ठीक है, तो आपका सही उत्तर जो हो क्या होगा? सी हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 पर पावर 6। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ए सोडियम, बी कपूर, सी अमोनिया क्लोराइड, डी नेप्थलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होगा? सोडियम। तो देखिए दोस्तों, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन जो है वो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन जो है वो ठोस से सीधे कहाँ बदल जाता है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। कहाँ बदलता है? गैस में। तो गैस में कौन सी चीज़ बदलता है? तो देखिए, इसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बतला देता हूँ। एक कपूर, दूसरा अमोनिया क्लोराइड, तीसरा नेप्थलीन, ठीक ना, और उसके बाद में आयोडीन। क्या? आयोडीन, ठीक है, आयोडीन और गंधक। क्या? गंधक, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिए। अधिकांश परीक्षाओं में यही आता है। अगर ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ कुछ ऑप्शन अलग हो और बोल दे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, तो आप इसमें देख लीजिएगा कपूर, अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, आयोडीन और गंधक होगा, तो आप उसको मार लीजिएगा। लेकिन यहाँ है कि इसमें कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो कपूर होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है, नेप्थलीन होता है, लेकिन सोडियम नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ए सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आघात वर्धनीयता मैलिबिलिटी सबसे अधिक होती है किसमें? ए गोल्ड, सी कॉपर, सी प्लेटिनियम, डी एज यानी कि सिल्वर। तो देखिए दोस्तों, अधिकांशों लोग जो है परीक्षाओं में क्या करते हैं? AU यानी कि गोल्ड को मारते हैं। कहते हैं कि गोल्ड जो होता है, हाँ हम भी जानते हैं कि पहले गोल्ड ही था। गोल्ड जो था वो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता था, लेकिन इस समय ये जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा PT यानी कि प्लेटिनियम जो है। सबसे पहले क्या आता है इस समय? सबसे आघात वर्धनीयता जो है वो PT प्लेटिनियम। प्लेटिनियम के बाद आपको क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम के बाद आपको गोल्ड, और उसके बाद आपको हो जाएगा सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी के बाद आपको कॉपर, और कॉपर के बाद आपको एल्युमिनियम हो जाएगा।
तो ऐसा ये प्रश्न जब भी आप आएगा, अगर मान लीजिए आपको प्लेटिनियम नहीं रहेगा तो आप गोल्ड मारिएगा, ठीक है। दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पे? दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पे? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, उनके अपने ताप पर, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। अब एक चीज़ दोस्तों ये जान लीजिए कि यहाँ जब प्रवाह पूछता है तो इससे हम 3-4 प्रश्न और आपको कंप्लीट हो जाएगा। प्रवाह बराबर अंतर, ठीक है। तो प्रवाह बराबर अंतर, एक होता है विद्युत धारा, क्या? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है वो विभव, क्या हो जाएगा? विभव पर निर्भर करता है। विद्युत धारा कहाँ निर्भर करता है? विभव पर निर्भर करता है। अब आपको नंबर 2 में आपको ऊष्मा, तो ऊष्मा जो है वो ऊष्मा कहाँ निर्भर करता है? स्तर पर, क्या? ऊष्मा कहाँ निर्भर करता है? ताप पर। तो आपका तो प्रश्न यही है कि ऊष्मा की प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उनको, उनके अपने अपने तापमान पर। तापमान पर यानी कि उसमें क्या, ऊष्मा जो होता है वो हाई से लो में आता है, हाई से लो में आता है। मान लीजिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अगर हाई है तो ये लो में आता है ऊष्मा, क्योंकि उसकी तापमान पर निर्भर करता है। और नंबर 3 आपको द्रव्य, तो द्रव्य जो है वो स्तर पर, द्रव्य कहाँ निर्भर करता है? देखिए द्रव्य जो है वो स्तर पर, और गैस जो है वो कहाँ? घनत्व पर। गैस कहाँ? घनत्व पर, ठीक है। गैस जो है वो घनत्व पर निर्भर करता है। तो दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर, ठीक है। अगर ऊष्मा की प्रवाह दिया है तो उनको अपने तापमान पर हो जाएगा, अगर गैस का दिया गया है तो घनत्व हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ द्रव दिया रहेगा तो उसके स्तर पर, ठीक है। अगर विद्युत धारा दिया रहेगा तो विभव पर निर्भर करता है। आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है कि गाढ़े द्रव्य में श्यानता अपेक्षाकृत अधिक होती है, कम होगी, बराबर होती है, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है अधिक होती है, क्योंकि गाढ़े द्रव्य या सांद्र जल दो तरह से भी पूछ सकता है कि गाढ़े द्रव्य या सांद्र द्रव्य। तो देखिए गाढ़े में आपको क्या होता है? गाढ़े में जैसे शहद आ जाता है, बहुत गाढ़ा होता है, और पतले जो होता है वो क्या हो जाएगा? पानी यानी कि जल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर गाढ़े द्रव्य में अगर श्यानता होगा तो उसमें ज़्यादा रगड़ होगी, और ज़्यादा रगड़ होगी तो ज़्यादा घर्षण भी होगा, और ज़्यादा घर्षण होगा तो उसमें क्या होगा? ताप होगा। तो ताप होगा तो उसमें क्या होगा? गाढ़े द्रव्य में श्यानता जो है सबसे अधिक होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। वह तत्व जो आक्सीकारक और न अवकारक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिए न आक्सीकारक है और न अवकारक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखिए कोई भी तत्व आक्सीकारक और न अवकारक तभी हो सकता है जब उसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन में कि यहाँ पे 1a6 ये तो नॉर्मली सब में होता है। यहाँ आप जोड़िए 2a6 2 और 2p बराबर कितना हो गया? इसमें आपका 8 हो गया, इसमें आपका 7 हो गया,
इसमें आपका 6 हो गया, इसमें आपका 5 हो गया। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। वह तत्व जो न आक्सीकारक है और न अवकारक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। यानी कि जिसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, आक्सीकारक और न ही अवकारक होगा। प्रश्न नंबर 16, रंग पहचानने की क्षमता होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या है, क्षण कोशिकाओं में, कोन कोशिकाओं में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, कोन कोशिकाओं में। कोन ऐसे होता है और क्षण जो होता है ऐसे मान लीजिए बराबर होता है। तो रंग पहचानने की क्षमता जो होती है वो कोन कोशिकाओं में होती है। अगर आपको अब इसमें बात ये बनती है कि रंग पहचानने की तो क्षमता होती है इसमें, ठीक है, तो रंग पहचानने की क्षमता किसमें होती है, कोन कोशिकाओं में, जिसमें तीव्रता होती है। क्या होती है, तीव्रता। तो तीव्रता की पहचान कौन करता है, क्षण कोशिकाएं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रंग पहचानने की क्षमता जो होती है वो कोन कोशिकाओं में होती है और तीव्रता की पहचान करने की क्षमता जो होती है वो क्षण कोशिकाओं में होती है। अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले कौन सी ऊर्जा होगी। देखिए दोस्तों, झरने से पानी गिरता है और नीचे मान लीजिए पत्थर है, तो जब वो झरने से पानी गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें गति होता है तो गतिज ऊर्जा होगा। और जब गति ऊर्जा होगा तब पत्थर पर आएगा, पत्थर पर पानी गिरेगा तो क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण होगा तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ प्रश्न आ जाए कि पत्थर के टकराने के बाद कौन सी ऊर्जा होगी, तो ऊष्मा ऊर्जा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ प्रश्न आ गया कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तित तो होता है, क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि झरने से जब पानी गिरेगा तो उसमें क्या होगी, गति होगी, तो गतिज ऊर्जा होगा। और जब गतिज ऊर्जा, जब पानी पत्थर पर गिरेगा तो उसमें घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो ये एक दूसरे को आपस में रगड़ होगी, तो क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या होगी, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आपका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन सही है। गतिज ऊर्जा जो है, यानी कि अगर झरने से पानी गिरता है वो पत्थर पर आता है तो गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। देखिए दोस्तों, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी रासायनिक बंधन बनता है, जब एक दूसरे से कोई भी चीज़ें जुड़ती है तो उसमें क्या होता है कि सदैव कुछ न कुछ बाहर होता है। क्या होता है, बाहर होता है। इसको इसी सिंपल से याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक दूसरे को शादी होती है तो उसमें भी भावनाएं उत्पन्न होती है, या अगर कोई भी रासायनिक बंधन अगर आपस में बंधते हैं, जुड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ऊर्जा सदैव बाहर होती है, उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, बाहर निकलता है। और जब रासायनिक बंधन टूटता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होगा, बी होगा। जब भी रासायनिक बंधन बनेगा तो उसमें सदैव ऊर्जा बाहर होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को बहुत ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 6 मोल हो, 8 मोल हो, 10 मोल, 4 मोल, 3 मोल, कितना हो। आप इतना जान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन 1 मोल है तो उसका मान जो होता है कितना होता है, 22.4 होता है। 22.4 मोल होता है। यानी कि एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी चीज़ का जब 1 मोल होता है तो उसका मान जो है वो क्या होता है, 22.4 होता है। 22 पॉइंट
यानी कि 22 यानी कि 22.4 मोल होता है। लेकिन अगर यहाँ नाइट्रोजन गैस का 6 मोल का आयतन पूछ रहा है तो 6 मोल हो चाहे 5 मोल हो चाहे 4 मोल हो, सीधे आपको क्या करना है, 6 में 1 मोल का मान कितना होता है 22.4, इसको आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा D 134.4 मोल हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन 134.4 मोल हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय